नमस्कार साथियों, मैं ललित वैरागी स्वागत करता हूं आपका सारांश एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे लेक्चर्स जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे उसी प्रकार हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी साथ में लगाते जाएंगे ताकि हमें यह पता चले कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से लेके मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं और भूगर्भिक संरचनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए हैं। और इस सीरीज का हमने नाम दिया है 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मतलब हम संपूर्ण मध्य प्रदेश से 5000 से ज्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है और जो भी आपको फैक्ट बताया जाए वो आपको साथ में लिख भी लेना है। तो शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक शानदार कोटेशन के साथ। कोटेशन क्या है कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पे भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। वो समुद्रों पे भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। सबसे शानदार उदाहरण है दोस्तों राम सेतु का। तो हमें कोई समुद्र के पुल नहीं बनाना है, बस हमें तो 8 से 10 घंटे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मंजिल खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगी। आप सारांश परिवार के साथ बने रहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि शायद ही कोई प्रश्न आपके गलत हों। यदि आप ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज डायरेक्ट देख रहे हो तो हमारे लेक्चर सीरीज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। वहां पर बखूबी तरीके से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से लेके मध्य प्रदेश के भूगर्भिक संरचना तक के लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। कल जब हम आएंगे तो मध्य प्रदेश की जलवायु से लेक्चर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। उसका पहला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। अब यह प्रश्न क्यों डाला गया है मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2018 में एमपीपीएससी में यह प्रश्न पूछ लिया गया है और इसके बाद सारे प्रश्न जो है वो पुनर्गठन से ही संबंधित हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है वो है मलखंभ। मलखंभ को कब राजकीय खेल बनाया गया ये भी याद रखिए। मलखंभ को 10 अप्रैल 2013 को, कब 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल बनाया गया है। पहला प्रश्न आपको याद हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न याद रखिए कि मलखंभ अकादमी कहां पर है, मलखंभ एकेडमी की स्थापना कहां की गई है। तो मलखंभ एकेडमी की स्थापना दोस्तों उज्जैन में की गई है। तो दो प्रश्न हमको याद हो गए। तीसरा, प्रभाष जोशी सम्मान किस खेल के लिए दिया जाता है। तो प्रभाष जोशी जो सम्मान है वो मलखंभ के लिए दिया जाता है। कौन सा, प्रभाष जोशी जो सम्मान है वो मलखंभ के लिए दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी दोस्तों 2013 में हुई थी। तो पहला प्रश्न हमने याद किया। देखो मैं आपको यही याद कराऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो तक लास्ट तक देखिए और आपको पता चलेगा कि आपको काफी प्रश्न याद हो गए। ठीक है, चलिए तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है कि साहब मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल हो गया। जिसको कब घोषित किया, 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया। अकादमी कहां पर है दोस्तों, तो मलखंभ अकादमी उज्जैन में है। और इसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। कब हुई थी, 2013 में। ठीक है, तो 2013 में मध्य प्रदेश को राजकीय खेल घोषित किया और मध्य प्रदेश में प्रभाष जोशी सम्मान भी मलखंभ में 2013 से ही दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्य का गठन कब किया गया था। यह भी एमपीपीएससी 2018 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अब आप जानते हो कि 29 दिसंबर, कब, 29 दिसंबर 1953 को किसका गठन हुआ, फजल अली आयोग का गठन हुआ, अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। और इसमें जो दो सदस्य थे दोस्तों वो के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। कौन, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, इनमें अन्य सदस्य थे। तो इसी समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। क्या पारित हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। और इसी अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। कितने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। उसी के आधार पर 1 नवंबर 1956 को दोस्तों क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। और जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो 43 जिले थे और कितने संभाग थे,
8 संभाग थे, ये भी आपको याद रखना है। कितने? 43 डिस्ट्रिक्ट्स और 8 संभाग थे मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को 43 जिले और 8 संभाग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों 4 भागों में। देखो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में। पहला हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रोविंस बरार, दूसरा मध्य भारत, तीसरा विंध्य प्रदेश और चौथा भोपाल। ठीक है, तो ये 4 भाग थे। कौन कौन से? सीपी एंड बरार, जिसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। हमने पढ़ा था ना कि सीपी एंड बरार की राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत दूसरा भाग था, तो मध्य भारत की राजधानी क्या थी? इंदौर और ग्वालियर। इंदौर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी 5.5 महीने के लिए, ग्वालियर जो कि शीतकालीन राजधानी थी 6.5 महीने के लिए। भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था और विंध्य प्रदेश भी पार्ट सी का हिस्सा था। और विंध्य की राजधानी क्या थी? विंध्य प्रदेश की रीवा राजधानी थी। और भोपाल को कब मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? 1 जून 1949 को। देखो कितने सारे फैक्ट्स हमको पता चल गए सिर्फ एक प्रश्न के साथ। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्ष 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो आपका जवाब क्या होगा? कि सर 4 भागों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और इनके अन्य सदस्य कौन थे? के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। के एम पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। कब? 1956 में। और जो राज्यों का गठन हुआ था दोस्तों वो भाषाई आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? भाषाई आधार पर हुआ था। आप इतना याद रखिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 29 दिसंबर 1953। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब तो आप बता ही दोगे कि सर पंडित हृदयनाथ कुंजरू कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। माफ करिए, डॉक्टर सैयद फजल अली। ठीक है, सैयद फजल अली कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर कौन थे? ये तो सदस्य थे। ठीक है, ये कौन थे? सदस्य थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या हुआ था? 29 दिसंबर 1953 को गठित हुआ था। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बस वीडियो के साथ बने रहिए, लेक्चर लास्ट तक देखिए, मैं आपको सारी चीजें यहीं याद करा दूंगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो 29 दिसंबर 1953 सैयद फजल अली हो गए भैया अध्यक्ष और पंडित हृदयनाथ कुंजरू डॉक्टर के एम पडिक्कर कौन थे? सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस नगर का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित किया गया है? ठीक है, तो हम जानते हैं भैया कि जो भाभरा है, भाभरा का नाम क्या घोषित कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित कर दिया है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद भैया बहुत बड़े क्रांतिकारी थे हमारे यहाँ पे। ठीक है, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफी योगदान दिया है। चंद्रशेखर आजाद का, जिनका जन्म कहां हुआ था? भाभरा में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या घोषित कर दिया है? चंद्रशेखर आजाद नगर का भाभरा घोषित कर दिया है। अब अगला प्रश्न क्या है कि नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? ठीक है, तो नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा होशंगाबाद। हम जानते हैं कि मामा जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया? नर्मदापुरम का मतलब होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया? नर्मदापुरम कर दिया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो आप तो जवाब दे दोगे ना। जवाब क्या है? नर्मदापुरम। ठीक है, अब होशंगाबाद में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो भी देख लीजिए। पहला तो होशंगाबाद ही आता है। पहला कौन सा आता है? होशंगाबाद ही आता है। ठीक है, ये हमको पता है। दूसरा हरदा आता है। दूसरा कौन सा आता है? हरदा आता है। ठीक है, और तीसरा आता है बैतूल। तीसरा कौन आता है? बैतूल। ये तीनों याद रखना कि नर्मदापुरम में 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग में। पहला होशंगाबाद आता है, दूसरा हरदा आता है और तीसरा बैतूल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भैया 10वां संभाग किसे बनाया गया? होशंगाबाद, रीवा, शहडोल और इंदौर। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा था वीडियो में कि 10वां संभाग किसे बनाया गया? 10वां संभाग हमारे शहडोल को बनाया गया।
तो कब बनाया गया ये भी देखिए। चलो बाल की खाल हमारे प्रश्न की निकालेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस बने रहिए हमारे साथ, है ना। 18 जून 2008, कब? 18 जून 2008 को 10वें संभाग शहडोल का गठन किया गया। किसका? 10वें संभाग शहडोल का गठन कब किया गया? 18 जून 2008 को। इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसमें आते हैं 3 जिले। कितने जिले? 3। एक आता है शहडोल, ठीक है, दूसरा आता है हमारा उमरिया, और तीसरा आता है अनूपपुर। तीसरा कौन सा आता है? अनूपपुर। तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर इसके अंतर्गत आते हैं। आपको बता दूं कि पहले ढिंडोरी भी आता था। कौन आता था? ढिंडोरी। परंतु ढिंडोरी को किस में शामिल कर लिया गया? जबलपुर में शामिल कर लिया गया। तो अब जो संख्या रह गई है भैया किसमें? शहडोल में, तो वो 3 रह गई है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। इतना याद रखना। 10वें संभाग का गठन कब हुआ था? 18 जून 2008 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले के विभाजन करके बनाया गया? मतलब वर्ष 2008 में ये तो पता चल गया सिंगरौली का गठन हुआ था, किस जिले से विभाजन करके बनाया गया? तो ये बनाया गया था सीधी से अलग करके। किससे अलग करके? सीधी से अलग करके वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किया गया था। अब आप मेरी बात सुनिए, 2008 में 2 जिले बनाए गए थे। एक बनाया गया था अलीराजपुर, क्या बनाया गया था? अलीराजपुर बनाया गया था, और दूसरा बनाया गया था हमारा सिंगरौली, ठीक है। कौन सा बनाया गया था? सिंगरौली बनाया गया था। अब अलीराजपुर जो बनाया गया था वो बनाया गया था 17 मई को, 17 मई 2008 को, ठीक है। और जो बनाया गया था सिंगरौली वो 24 मई को बनाया गया था। कब? 24 मई को। तो इस प्रकार जो अलीराजपुर था वो झाबुआ से अलग हुआ था। किससे? झाबुआ से अलग हुआ था, और ये बना था हमारा 49वां जिला। ये भी आपको याद रखना है कि सर अलीराजपुर 17 मई 2008 को अलग होकर 49वां जिला बना। किससे अलग होके? झाबुआ से अलग होकर। जबकि सिंगरौली किससे अलग होके? सीधी से अलग होकर 24 मई को। कब? 24 मई 2008 को जिला बना। और हमारे मामा जी ने सिंगरौली को मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाने की भी घोषणा की। किसको? सिंगापुर बनाने की घोषणा की सिंगरौली को। और सिंगरौली में दोस्तों क्या है? सिंगरौली अपने कोयला की खदानों के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा मोटी कोयला की खदान कहां पर है? सिंगरौली में है। और सिंगरौली को ही ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। सिंगरौली में एक जगह है बेड़न, यहां पर जिला मुख्यालय है। या बेड़न ऑप्शन में आए या सिंगरौली ऑप्शन में आए, तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो आपका क्या जवाब होगा? कि ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। कौन सी है? सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो दोनों है, इंदौर व जबलपुर, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, जबलपुर में कितने जिले आते थे? 7 आते थे। परंतु फिर क्या हुआ? एक जिला और शामिल कर लिया गया। कौन सा? ढिंडोरी। तो कितने जिले हो गए? जबलपुर में 8 हो गए, और इंदौर में भी कितने जिले हो गए? 8 हो गए, ठीक है। तो इंदौर में भी 8 जिले हो गए, और जबलपुर में भी 8 जिले हो गए। तो दोनों में यदि 8-8 है तो सर्वाधिक जिले किस में आएंगे? इंदौर और जबलपुर दोनों में आएंगे। दोनों बातें याद रखना, ठीक है। जबकि सबसे कम 3-3 जिले किस में आते हैं? तो 3 जगह आते हैं, चंबल संभाग, नर्मदापुरम संभाग और शहडोल संभाग, ठीक है। शहडोल संभाग, तो नर्मदा, चंबल और शहडोल संभाग में 3-3 जिले आते हैं, जबकि इंदौर और जबलपुर में 8-8 जिले आते हैं, ठीक है। पर ये तो ठीक है, ये तो अपन को याद हो गया। पर ये याद रखो कि इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे, तो भैया सर्वाधिक तो जनसंख्या इंदौर में है, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है संभागों में, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो जबलपुर का है। किसका है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो जबलपुर का है। उज्जैन में कितनी है? तो उज्जैन में जिलों की संख्या है 7, और ग्वालियर में जिलों की संख्या है 5। ग्वालियर में कितनी है? 5, उज्जैन में है 7। जबलपुर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, और इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और जिलों की बात करें तो दोनों में 8-8 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंध्य प्रदेश की राजधानी कहां थी? विंध्य प्रदेश की राजधानी कहां थी? तो विंध्य प्रदेश की राजधानी हमको पता है भैया कहां थी? रीवा में थी।
जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा था तो उससे पहले स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था। पहला भाग पार्ट ए था जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार आता था। क्या आता था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। ठीक है। दूसरा क्या था? मध्य भारत। ठीक है। मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश आता था जिसकी 2 राजधानी थी और ये पार्ट बी में आता था। किस में आता था? पार्ट बी में। हमने सब पढ़ा है, आप वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा आपको, है ना। ठीक है। ग्वालियर और इंदौर। ठीक है। ग्वालियर कितने महीने के लिए थी? 6.5 महीने के लिए थी, शीतकालीन राजधानी थी। जबकि इंदौर 5.5 महीने के लिए थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। एक था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश पार्ट सी का हिस्सा था। किसका हिस्सा था विंध्य प्रदेश? पार्ट सी का, याद रखना। और पार्ट सी की राजधानी जो थी वो क्या थी? रीवा, विंध्य प्रदेश की। और भोपाल भी पार्ट सी का हिस्सा थी जिसका विलय 1 जून 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 1949 को। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग एवं जिले हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी 2014 का प्रश्न है ये। ठीक है। अब तो बढ़ गए। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग और 52 जिले हैं। थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है। ये हाँ 10 संभाग और 52 जिले मध्य प्रदेश में हैं। कितने? 10 संभाग और 52 जिले मध्य प्रदेश में हैं। इतना याद हो गया? हाँ सर याद हो गया कि 10 संभाग 52 जिले पता है। 52वां जिला कौन बना? तो 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को, कब? 1 अक्टूबर 2018 को बना हमारा निवाड़ी। किससे मिल हटके बना? ये बना है टीकमगढ़ से। किससे? टीकमगढ़ से। और 21 संभाग में आने लगा निवाड़ी। निवाड़ी जो आने लगा है सागर संभाग में। पहले सागर संभाग में कितनी थी जिलों की संख्या? 5 थी। और निवाड़ी के गठन के बाद कितनी हो गई? 6। और ओरछा जो है पहले टीकमगढ़ में आता था, अब वो कहां पे आता है? निवाड़ी में आता है। और निवाड़ी की 3 तहसीलें हैं साहब। कौन कौन सी? याद रखिए, निवाड़ी, पृथ्वीपुर। निवाड़ी पृथ्वीपुर है, ठीक है ना। निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा 3 तहसीलें किसकी हैं? निवाड़ी की हैं। चलो ये हो गए मध्य प्रदेश में कितने संभाग और जिले। देखो हर क्वेश्चन की बाल की खाल निकालेंगे हम। एक प्रश्न से 5 प्रश्न तैयार कराऊंगा और लास्ट में आपको पता चलेगा आप 250-300 प्रश्न तैयार कर चुके हो। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो भैया राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1953। अध्यक्ष कौन था? फजल अली थे। सदस्य कौन कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू, केम पड़कर थे। आप बताओ विष्णु दत्ता थे? नहीं थे ना। तो इसका सही जवाब होगा विष्णु दत्ता राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। कौन? विष्णु दत्ता राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? विष्णु दत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 से विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी थी? तो समय समय पर क्या हुए? नए जिलों का निर्माण हुआ और संभागों का निर्माण हुआ। इस प्रकार जब 2000 तक हम आए तो हमारे पास जिले तो 61 थे। कितने थे? 61 थे। याद रखना 61 जिले थे। और याद रखना सेकंड बात, जो संभागों की संख्या थी वो 12 थी। अब 61 जिलों में से 15 जिले कहां चले जाते हैं? 15 जिले जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और 16 जिले चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और हमारे यहाँ पे बचते हैं 45। कितने? 45 जिले बचते हैं। और 3 संभाग चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और हमारे यहाँ कितने बचते हैं? 9 संभाग। तो 2 प्रश्न यहां से तैयार हो गए। पहला प्रश्न कि वर्ष 2000 में विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? तो आपका जवाब हो गया 12 संभाग थे। कितने संभाग थे? 12 संभाग थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो कितने जिले बचे? 45 जिले बचे। संभाग कितने बचे? 9 संभाग बचे। ठीक है। तो 45 जिले और 9 संभाग बचे जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। चलिए अगला प्रश्न, अलीराजपुर को किस जिले से पृथक करके बनाया गया? अभी मैंने आपको बताया कि 17 मई 2008 को, कब? 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर, किससे अलग होकर? झाबुआ से अलग होकर किसका निर्माण हुआ? अलीराजपुर का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? झाबुआ से अलीराजपुर का निर्माण हुआ। जबकि सीधी से 24 मई 2008 को किसका निर्माण हुआ था? सिंगरौली का निर्माण हुआ था। किसका? सिंगरौली का। चंबल क्या है? चंबल संभाग है, ठीक है, जिसमें 3 जिले आते हैं। ठीक है। भिंड, मुरैना, श्योपुर। और नर्मदापुरम भी क्या है? संभाग है। होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक
करके बनाया गया था। किसको? अशोकनगर जिले को। ठीक है, तो देखिए 2000, इसका सही जवाब क्या होगा पहले ये देख लीजिए कि गुना से अलग होकर क्या बनाया गया? अशोकनगर जिला बनाया गया। ठीक है, अशोकनगर जिला कब बना? 15 अगस्त 2003 को। देखो बोध समिति गठित हुई थी। कौन सी? बोध समिति गठित हुई थी, और इस बोध समिति की सिफारिश पर 3 जिलों का गठन 2003 में हुआ। कितने? 3 जिलों का गठन 2003 में हुआ। खंडवा से कौन अलग हुआ था? खंडवा से अलग हुआ था बुरहानपुर। याद रखना, खंडवा से कौन अलग हुआ था? बुरहानपुर। गुना से कौन अलग हुआ? हमारा अशोकनगर। ठीक है, और शहडोल से कौन अलग हुआ था? शहडोल से अलग हुआ था अनूपपुर। ठीक है, तो 2003 में केवल एक जिला नहीं बना था, 2003 में बने थे जिले कितने? 3। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? बोध समिति की सिफारिश के आधार पे। कौन कौन बने थे? खंडवा से बुरहानपुर, खंडवा से बुरहानपुर बना, गुना से अशोकनगर बना, और शहडोल से कौन बना? शहडोल से बना अनूपपुर। हो गया याद? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल एवं राजनांदगांव को पृथक जिला कब बनाया गया? ठीक है, तो भोपाल एवं राजनांदगांव, तो इसका सही जवाब क्या है? 26 नवंबर 1972। इसका सही जवाब क्या है? 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले बने थे। कितने जिले थे हमारे पास? 43 जिले थे मध्य प्रदेश के गठन के समय। 2 नए जिले बने थे, तो 1972 में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 45। जो भोपाल था वो सीहोर से अलग होके बना। किससे? सीहोर से अलग होके बना। जबकि राजनांदगांव जो था वो दुर्ग जिले से, छत्तीसगढ़ में है राजनांदगांव, दुर्ग जिले से अलग होकर बना था। तो भोपाल बना सीहोर से, क्योंकि भोपाल पहले सीहोर की तहसील थी। ठीक है, भोपाल क्या थी? सीहोर की तहसील थी। जबकि राजनांदगांव दुर्ग जिले से अलग होकर क्या बना था? जिला बना था। कब बने ये दोनों? 26 नवंबर 1972 को। अगला प्रश्न कि 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? अभी बताया कितने जिले थे? 43 जिले थे। कितने? 43 जिले थे 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय, 43। और संभाग कितने थे? 8 थे। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। मध्य प्रदेश के और कौन कौन से उपनाम हैं? तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। सोया स्टेट कहा जाता है, क्योंकि 48.46% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं हम सबसे ज्यादा। सोया स्टेट कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भैया? टाइगर स्टेट कहा जाने लगा। कितने हैं टाइगर हमारे यहाँ पे? 526 हैं। कितने टाइगर हैं? 526 टाइगर हैं हम पहले स्थान पे, और 524 टाइगर के साथ में उत्तराखंड दूसरे स्थान पे है। और क्या कहा जाता है? अब घड़ियाल स्टेट का दर्जा भी मिल गया, क्योंकि चंबल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या में वृद्धि हो गई, तो घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है इसे। और नदियों का मायका भी हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता के पूर्व राज्य को किस नाम से पुकारा जाता था? तो स्वतंत्रता के पूर्व हम मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते थे। ठीक है, किसके नाम से? हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न कि राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसलिए 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में जिलों कितने जिले बचे? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? बिछने नहीं, ये कितने है ना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि भैया जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 61, और संभाग कितने थे? 12। 61 में से 16 जिले कहां पर चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। तो जिले कितने बचे हमारे यहाँ पे? 45 जिले बचे। और संभाग कितने चले गए? 3 चले गए। तो संभाग कितने बचे? 9 बचे। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो होगा 45 जिले। तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले? 45 जिले और 9 संभाग थे। इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में, तो इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा
61 जिले, ठीक है, 61 जिले थे, अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। 16 कहां चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ में। 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति की कमेटी पर कितने जिलों का गठन हुआ था? तो सबसे पहले तो याद रखो कि 1998 में दो समिति बनी, एक बनी BR दुबे समिति, एक बनी सिंहदेव समिति। एक कौन सी बनी? सिंहदेव समिति। BR दुबे समिति बनी थी वो मई 1998 में बनी थी, और सिंहदेव समिति जो बनी थी वो कब बनी थी? 30 जून 1998 को। तो BR दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिलों का गठन हुआ था, और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिलों का गठन हुआ था। याद रखना, BR दुबे समिति पहले गठित हुई थी और उस समिति की सिफारिश पर 10 जिले बने थे, जबकि सिंहदेव समिति 30 जून 1998 को गठित हुई थी। कब? 30 जून 1998 को, और उसकी सिफारिश पर 6 जिले बने थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? 6 होगा कि 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिलों का गठन किया गया। अगला प्रश्न, 25 मई 1998 को BR दुबे आयोग की सिफारिश पर कितने जिलों का गठन हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि 25 मई 1998 को BR दुबे आयोग गठित हुआ था, और इसकी समिति पर 10 जिलों का गठन हुआ था। कितने जिलों का गठन हुआ था? 10 जिलों का गठन हुआ था BR दुबे समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर कितने? 6। और सिंहदेव समिति कब गठित हुई थी? 30 जून 1998 को, ठीक है। चलिए, भोपाल को राज्य निर्माण के प्रारंभिक समय में किस प्रकार के वर्ग में शामिल किया गया था? तो हम जानते हैं कि भोपाल को पार्ट सी में शामिल किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? कि भोपाल को पार्ट सी में शामिल किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि जब देसी रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो 4 प्रकार की श्रेणी बनी थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में किसको शामिल किया गया था? ब्रिटिश प्रांतों को शामिल किया गया था बेसिकली, और 216 देसी रियासतों को। तो हमें याद रखना है कि जो सीपी एंड बरार है वो कौन से पार्ट में शामिल था? पार्ट ए में। मध्य भारत किस पार्ट में शामिल था? मध्य भारत शामिल था पार्ट बी में। विंध्य प्रदेश किस में शामिल था? विंध्य प्रदेश पार्ट सी में। और डी में हमारे यहाँ पे कोई भी शामिल नहीं था, और भोपाल भी किस में शामिल था? पार्ट सी में। सीपी बरार की राजधानी क्या थी? सीपी बरार की राजधानी थी नागपुर। क्या थी? नागपुर। पहला प्रश्न, मध्य भारत की राजधानी क्या थी? इंदौर और ग्वालियर। और विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। और भोपाल की राजधानी क्या थी? भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी। और इसका गठन कब हुआ था? इसका विलय कब हुआ था? 1 जून 1949 को। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 को किस आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की? तो मैंने आपको बताया था कि 29 दिसंबर को क्या हुआ? 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और केम्पड़िक्कर थे। तो इनने जो गठन किया वो भाषाई आधार पे किया था। किसके आधार पे किया था? भाषाई आधार पे। क्योंकि होता क्या है कि पोट्टी श्री रामुलु की मौत हो जाती है 1953 में अनशन करते हुए। तो 1 अक्टूबर 1953 को क्या होता है? आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पे हो जाता है। तो फिर 29 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए किसका गठन हुआ? हमारे फजल अली आयोग का या पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो इसका जवाब मैं आपको बता चुका हूं कि भैया जबलपुर जो हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इंदौर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। और एक ऑप्शन ये भी था, हमसे क्यों पूछ रहे हो? यदि आप तैयारी नहीं कर रहे तो भैया नहीं पूछेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो ये हम सब जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और मध्य प्रदेश का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या बची 45 बची और संभागों की संख्या 9 बची। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक तहसीलें हैं? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश के राज्य में सर्वाधिक तहसीलें हैं। कहां पर? जबलपुर में। यह भी याद रखिए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मानव विकास संस्थान कहां पर स्थित है?
ठीक है। तो मध्य प्रदेश में मानव विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है भोपाल, रीवा, छिंदवाड़ा, ग्वालियर। तो इसका जो सही जवाब है वो है छिंदवाड़ा में मानव विकास संस्थान है। आईएमपी प्रश्न है, रट्टा मान लो, है ना। मानव विकास संस्थान में, मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा क्या था भैया? कमलनाथ जी का सांसद क्षेत्र था। वर्तमान में नकुलनाथ जी यहाँ से क्या है भैया? सांसद हैं। कौन? नकुलनाथ जी। और सबसे कम वोटों से जीतने वाले भैया प्रत्याशी थे मध्य प्रदेश में, तो ना। उसका दूसरी चीज कि छिंदवाड़ा को 11वां संभाग गठित करने की प्रावधान है कि अब जो 11वां संभाग बनेगा वो कौन बनेगा? छिंदवाड़ा बनेगा। कौन बनेगा? छिंदवाड़ा, जिसमें 3 जिले आएंगे। कौन कौन से? सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा। सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो याद रखना मानव विकास संस्थान कहां पर है? तो मानव विकास संस्थान है छिंदवाड़ा में। हो गया याद? चलो बढ़िया बात। चलो, राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1981। 1981 में राज्य प्रतीक अधिनियम पारित किया गया। अब मेरी बात सुनिए, 1956 में क्या होता है? 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के गठन की 25 वर्ष पूरे होने पर, 25 वर्ष को क्या बोलते हैं? सिल्वर जुबली बोलते हैं ना। 25 वर्ष के पूरे होने पर 1981 में क्या होता है? राज्य प्रतीक अधिनियम पारित किया जाता है। क्या पारित किया जाता है? राज्य प्रतीक अधिनियम। कब? 25 वर्ष बाद। अगर आपको 1981 याद नहीं भी रहे तो इतना याद रखिए कि मध्य प्रदेश की सिल्वर जुबली पर राज्य प्रतीक अधिनियम पारित हुआ था। अब इसमें 3 चीजें घोषित की गई थी। कौन कौन? राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष। ठीक है। तो ये 3 चीजें घोषित की गई थी। कब? 1981 में। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी साहा बुलबुल है ना, जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। और राजकीय जो वृक्ष है वो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या हैगा? है ना, बेनेलस वेनेग्लेंसिस हैगा। फाइकस बेनेग्लेंसिस जिसका वैज्ञानिक नाम हैगा किसका? राजकीय वृक्ष का। इतना याद रखना। ठीक है। तो दूधराज हमारा क्या हो गया? राजकीय पक्षी हो गया। बारहसिंगा क्या हो गया? राजकीय पशु हो गया। देखो दूधराज को ही सहाय बुलबुल बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत होना। और बरगद को क्या बोलते हैं? वृक्ष। तो राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया गया था? 1981 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी कहां थी? तो अभी हमने बताया कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार किसमें विभक्त था? पार्ट ए में था। और इसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन बी, नागपुर। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। ठीक है। इंदौर और ग्वालियर किसकी राजधानी थी? मध्य भारत की राजधानी थी, जो पार्ट बी का हिस्सा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का राज्य है? तो मध्य प्रदेश कैसा? भू आबष्टित, सीमांत, मैदानी। तो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश भू आबष्टित राज्य है। अब भू आबष्टित राज्य किसे बोलते हैं भैया? जिसकी सीमा चारों तरफ से स्थल खंड से घिरी हो उसे भू आबष्टित राज्य बोलते हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी समुद्री से नहीं लगती, इसलिए मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? मध्य प्रदेश भू आबष्टित राज्य है। कैसा राज्य है मध्य प्रदेश? भू आबष्टित राज्य है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने संभाग बचे? तो हमने बताया था कि 12 संभाग थे। 3 संभाग कहाँ चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ में चले आते हैं। और संभाग कितने बचते हैं? 9 बचते हैं। तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी बची थी? 9 बची थी। कब? छत्तीसगढ़ के गठन के बाद। अब तो रटा हो गया होगा ना, मैं कह रहा हूं बस बने रहो यार, मेरी गारंटी है तुम्हें याद कराने की। ठीक है। बुरहानपुर को किस जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया था? तो हमने क्या पढ़ा था? ठीक है। बुरहानपुर को किस जिले से पृथक करके नया जिला बनाया था? तो बुरहानपुर को भैया मतलब बुरहानपुर को किससे अलग करके बनाया गया था? तो वो बनाया गया था खंडवा से। किससे? खंडवा से अलग करके जिला बनाया गया था बुरहानपुर को। ठीक है। कब? 1998 में। कब बनाया? अरे नहीं 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 नहीं, 1998 क्यों आएगा? अभी तो पढ़ा के मैं आपको आया। कितने में बना था? 2003 में। वो तो मैं आपका ध्यान देख रहा था कि आप सही से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है। तो भैया 2003 में बनाया गया था। कितने जिले बनाए गए थे? बोर्ड समिति की सिफारिश पर 3 जिले बनाए गए थे। गुना से कौन बनाया गया था? अशोकनगर बनाया गया था। कौन बनाया गया था? अशोकनगर। शहडोल से कौन बना था? अनूपपुर बना था। वो खंडवा से कौन बना था? बुरहानपुर बना था। है ना, ध्यान से पढ़ो, मैं कभी भी आपका ध्यान चेक कर सकता हूं। ठीक है। तो बुरहानपुर को किस जिले से पृथक करके नया जिला बनाया गया था? खंडवा से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है भैया? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। कौन सा है? सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, याद रखना। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो लिलियम कैंडिडम है। क्या नाम है? लिलियम कैंडिडम, याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? लिलियम कैंडिडम। जबकि राजकीय वृक्ष अभी हमने पढ़ा क्या है? बरगद है राजकीय वृक्ष। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। ठीक है, राजकीय वृक्ष हमने पढ़ लिया बरगद है। और राजकीय पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी सहा बुलबुल है। कौन है? सहा बुलबुल या दूधराज भी हम जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? अभी आप बता दोगे सर ये कौन है? बारहसिंगा। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रुसरबस। इसका वैज्ञानिक नाम है रुसरबस डुआउसेली। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रुसरबस डुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदसौर जिले के किस भाग को राजस्थान में मिला दिया गया है? ठीक है, तो मंदसौर जिले का एक भाग था, वो था सुनेल ठप्पा। कौन सा भाग था मंदसौर जिले का? सुनेल ठप्पा। हमने मंदसौर जिले को, सुनेल ठप्पा को किसको दे दिया था? राजस्थान को। और राजस्थान के कोटा जिले से क्या ले ली थी हमने? सिरोंज तहसील ले ली थी। और उस सिरोंज तहसील को हमने किस में मिलाया? विदिशा में मिलाया। किस में मिलाया? विदिशा में मिलाया। तो हमने अदला बदली की थी जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा था, कि हमने क्या किया? मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी, उस भानपुरा तहसील की सुनील ठप्पा को किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया। ठीक है, और हमने उनसे क्या ले लिया? कोटा की सिरोंज को ले लिया, जिसे विदिशा में हमने शामिल कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्य की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? राज्य की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताओ फटाफट। तो भैया राज्य की उत्तर से दक्षिण, उत्तर मतलब ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की लंबाई है 605 किलोमीटर। कितनी? 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में लंबाई है। तो कितनी हो गई उत्तर से दक्षिण लंबाई? 605। जबकि अगर आपसे पूछें कि पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो वो है 870 किलोमीटर। दोनों याद रखना, 870 किलोमीटर। जबकि मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भारत का कितना है? 9.38%। ठीक है, और मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड राज्य हैगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पहला जो है वो राजस्थान है। पहला कौन है? राजस्थान। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी हो जाएगी? 870 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये 870 किलोमीटर था। ठीक है, तो 870 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ठीक है, प्रश्न क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शहडोल संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। कौन सा? शहडोल संभाग। और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा संभाग कौन सा आएगा? शहडोल। नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग का नाम है। कितने जिले आते हैं भैया? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। कौन कौन से? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। चंबल में कितने जिले आते हैं? 3 आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। और ग्वालियर में कितने आते हैं? 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा है? शहडोल संभाग। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंदौर। देखो, इंदौर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर ही है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो इंदौर में ही है, 87.3%। हालांकि कुछ किताबों में जबलपुर भी लिखा हुआ है, इतना ही प्रतिशत। तो इंदौर और जबलपुर में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील भी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील भी है इंदौर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंदौर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? तो इसका जवाब होगा पन्ना की अजयगढ़ तहसील सबसे छोटी तहसील है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसके पास है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल का 855।
ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा छिंदवाड़ा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, भोपाल का, जबकि इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वाला। और अभी हम पढ़ के आए मानव विकास संस्थान कहां पर है, तो मानव विकास संस्थान भी छिंदवाड़ा में है। कहां पर है मानव विकास संस्थान, छिंदवाड़ा में है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो अब जब निवाड़ी का गठन हो गया तो सबसे छोटा जिला कौन हो गया, निवाड़ी हो गया। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी का गठन टीकमगढ़ से अलग करके कर दिया गया है। ठीक है, सागर संभाग में आता है, तो निवाड़ी अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला कौन हो गया, निवाड़ी। परंतु 2011 की जनगणना की बात करें तो सबसे छोटा जो जिला था वो दतिया था। कौन था, दतिया सबसे छोटा जिला था 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि देश के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कुल कितना हिस्सा है, तो आपको बताया था कितना है, 9.38%। कितना क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जबकि कहीं कहीं कितना मिलता है, कहीं कहीं 245 भी मिलता है, वो किरार घाटी विवाद के कारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया कौन से स्थान पे, दूसरे पे, पहले पे कौन है, राजस्थान। जबकि अविभाजित मध्य प्रदेश पहले स्थान पे था, मतलब जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ में था तब हम पहले स्थान पे थे। और जब जो क्षेत्रफल हुआ करता था, जब छत्तीसगढ़ भी साथ में था, 443,446 वर्ग किलोमीटर, मतलब मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 443,446 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। चलिए, और कितना आंसर हो जाएगा, 9.38%। अगला प्रश्न, कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। क्या है, बरगद। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस वेनेगलेंसिस। क्या है, फाइकस वेनेगलेंसिस। ठीक है, और कब इसे घोषित किया था, 1981 में। क्या होता है, राज्य प्रतीक अधिनियम क्या होता है, राज्य प्रतीक अधिनियम पारित होता है, उसके आधार पर पशु, पक्षी और वृक्ष को कब घोषित किया गया, 1981 में। और याद रखना, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस वेनेगलेंसिस। क्या नाम हैगा, फाइकस वेनेगलेंसिस। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो ईएमपीपीएससी 2014 में प्रश्न पूछ लिया, तो इसका क्या नाम हैगा, दूधराज या शाह बुलबुल। ठीक है, दूधराज या शाह बुलबुल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है, पैराडाइज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले को सिंगापुर बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो मैंने बताया था सिंगरौली को सिंगापुर बनाए जाने की घोषणा की गई है। किस जिले को, सिंगरौली को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि किस मछली को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया है, तो यह घोषित किया गया है महासीर को। तो महासीर हमारे यहाँ पे है, राजकीय मछली है। और इसके साथ कुछ चीजें और देख लो, जैसे कि अगर राजकीय नाट्य पूछें, तो राजकीय नाट्य कौन सा है हमारा, वो है माछ। याद रखना, मालवा का लोक नाट्य है माछ, इसी को राजकीय नाट्य घोषित किया गया। अगर राजकीय नृत्य पूछें आपसे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, राई। राई क्या है, राजकीय नृत्य है। राजकीय खेल मलकम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, राजकीय फसल पूछे तो कौन सी है, सोयाबीन है। क्या है, सोयाबीन है। राजकीय फल पूछे तो क्या है, आम है। और राजकीय नदी पूछे तो आप क्या है, नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा को तो जीवित नदी का भी दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भानपुरा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था, महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, बुल्डाना, अकोला सहित 8 जिले मुंबई राज्य को दिए गए थे, और विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है भानपुरा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। यह कथन सत्य नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि भानपुरा तहसील को राजस्थान में नहीं मिलाया गया था, जबकि भानपुरा के केवल सुनील ठप्पा को, किसको, केवल सुनील ठप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था। तो पूरी भानपुरा तहसील को नहीं मिलाया गया था, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, ए। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, ये तो सही है। हमने 8 जिले महाराष्ट्र को दिए थे, ये भी सही है। और विंध्य प्रदेश को तो मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, जिसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकौशल राज्य को किस वर्ग में शामिल किया गया था, तो महाकौशल राज्य को स्टेट ए में, किसमें, स्टेट ए में शामिल किया गया था। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो पार्ट स्टेट था, उसमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया था। इसकी राजधानी स्टेट ए में, महाकौशल की राजधानी क्या थी, जबलपुर।
राजस्थान की सिरोंज तहसील को किस जिले में शामिल किया गया था? तो राजस्थान की सिरोंज तहसील को किस में शामिल किया गया था? विदिशा जिले में। किस में शामिल किया गया था? विदिशा जिले में शामिल किया गया था। ये हम पढ़ के आए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? ठीक है, तो देखो कवर्धा था, सीहोर है, ढिंडोरी है, इटारसी नहीं है। इटारसी किस जिले में आता है? इटारसी होशंगाबाद जिले में आता है। इटारसी क्या है? तहसील है, जिला मुख्यालय नहीं है। इटारसी होशंगाबाद जिले में आता है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां पर है? इटारसी में है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी इटारसी में है। कौन सी फैक्ट्री? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी इटारसी में है। इतना भी याद रखिए आप लोग कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में है, और इटारसी होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, और ढिंडोरी ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, याद रखना। ढिंडोरी क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? ठीक है, मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी ये तो मध्य भारत के पठार में आते हैं। किस में आते हैं? मध्य भारत के पठार में। रीवा, शहडोल, सतना ये किस में आते हैं? ये आ जाते हैं रीवा, पन्ना के पठार में। दुर्ग, रायपुर, होशंगाबाद, कवर्धा इससे तो अपन मतलब नहीं, तो इसका सही जवाब होगा टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह किस में आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह में दो अनाज किस में दर्शाया गया है? तो भैया दो अनाज की किस्म कौन कौन सी? गेहूं एवं धान। कौन सी है? गेहूं एवं और धान है, वो दो अनाज की किस्में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे स्तूप बने हुए हैं, ठीक है, और स्तूपों की संख्या है वो 24 है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में मध्य प्रदेश शासन, और यहाँ पे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। और यहीं पे आपको दो बालियाँ मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी? दो बालियाँ मिलेंगी। एक बाली है धान की, एक है गेहूं की। अपन गेहूं और चावल ही खाते हैं ना, तो गेहूं और चावल दोनों को उन्होंने राजकीय प्रतीक चिन्ह में रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा बरगद का वृक्ष। ठीक है, और बरगद के वृक्ष के ऊपर आपको मिलेगा अशोक स्तंभ। क्या मिलेगा? अशोक स्तंभ। तो बरगद का वृक्ष आपको मिल जाएगा, अशोक स्तंभ मिल जाएगा, गेहूं एवं धान की बाली, और 24 स्तूप मिल जाएंगे बाहर। यह है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अगला है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग एवं जिले हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। कितने हैं? 10 संभाग और 52 जिले, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न थे, और आज की श्रृंखला हमारी यहीं खत्म होती है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं और शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।